1950 में भारत को संविधान मिला, लेकिन क्या संविधान की सोच वहीं से शुरू हुई थी? नहीं, उसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य और एक सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक को बदल दिया। तलवार छोड़कर उन्होंने धर्म को अपनाया। उन्होंने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, न्याय, समानता, धार्मिक सहिष्णुता और जनता के कल्याण की बातें लिखीं। यह केवल शाही फरमान नहीं थे, यह शासन को नैतिकता से बांधने की शुरुआत थी। यहीं से भारत में उत्तरदायी शासन की सोच जन्म लेती है। अशोक से भी पहले वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं जहां लोग मिलकर निर्णय लेते थे। कुछ क्षेत्रों में गणराज्य भी थे जहां शासक चुने जाते थे। हाँ, चुने जाते थे। हजारों साल पहले लोकतंत्र की भावना भारत में जीवित थी। यह विचार कि सत्ता एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि समाज की होनी चाहिए। फिर आए आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र में शासन, न्याय व्यवस्था और प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजा शक्तिशाली था, लेकिन कानून से ऊपर नहीं। यह था विधि का शासन। यही सिद्धांत आज हमारे संविधान की आत्मा है। मध्यकाल में विशेषकर अकबर के शासन में प्रशासन और अधिक संगठित हुआ। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। गांवों में पंचायतें सक्रिय रहीं। स्थानीय स्वशासन की जड़ें मजबूत होती गईं। फिर आया अंग्रेजी शासन और पहली बार लिखित कानूनों की एक श्रृंखला शुरू हुई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन कानूनों ने प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित किया। विधायिका बनी, सीमित प्रतिनिधित्व आया, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई। लेकिन यह शासन जनता का नहीं, साम्राज्य का था। फिर भी आधुनिक संविधान की नींव यहीं रखी गई। अशोक के धर्म से गणराज्यों की परंपरा तक, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से अंग्रेजी कानूनों तक, भारत का संविधान 1950 में अचानक पैदा नहीं हुआ। वो 2000 साल की यात्रा का परिणाम था। और 1946 में भारत ने तय किया, अब हम अपना संविधान खुद लिखेंगे। भारत का संविधान एक किताब नहीं, ये हजारों वर्षों की सभ्यता का संकल्प है। साल था 1946। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो चुका था और भारत में आजादी की मांग अब आंदोलन नहीं, जनज्वार बन चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। यही वो क्षण था जहां से शुरू हुई भारत के भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान सभा गठित की गई। कुल सदस्य निर्धारित हुए 389, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से, 4 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों से। यह सभा सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनी गई थी। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये सिर्फ एक औपचारिक शुरुआत नहीं थी, ये इतिहास की दिशा बदलने की शुरुआत थी। 11 दिसंबर 1946 को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस दिन संविधान सभा ने यह तय कर लिया था, अब भारत का भविष्य भारत ही लिखेगा। ये वही मंच था जहां विचार टकराएंगे, बहसें होंगी, मतभेद होंगे, लेकिन अंत में जन्म लेगा दुनिया का सबसे विस्तृत और जीवंत संविधान। यह थी संविधान सभा की स्थापना, जहां से शुरू हुआ भारत के लोकतंत्र का निर्माण। 13 दिसंबर 1946 दिल्ली का सेंट्रल हॉल, ऊंची गुंबददार छत, भारी लकड़ी की मेजें और इतिहास की आहट। कुछ ही दिन पहले 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की पहली बैठक हो चुकी थी और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जा चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न सामने था, ये नया भारत कैसा होगा? उसकी आत्मा क्या होगी? उसकी दिशा क्या होगी? सभागार में गहरी शांति थी जब 13 दिसंबर 1946 को एक दुबली, गंभीर और आत्मविश्वास से भरी आवाज गूंजी। ये आवाज थी जवाहरलाल नेहरू की। उनके हाथ में एक दस्तावेज था, केवल शब्दों का कागज नहीं बल्कि भविष्य की रूपरेखा। उन्होंने कहा, मैं इस सभा के समक्ष एक प्रस्ताव रखता हूं। और उसी क्षण भारत के इतिहास का एक निर्णायक अध्याय शुरू हुआ। ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केवल एक प्रस्ताव नहीं था, यह स्वतंत्र भारत की घोषणा थी जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने दशकों से की थी। इसमें स्पष्ट कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य बनेगा। अब कोई विदेशी शक्ति इस देश पर शासन नहीं करेगी।
सत्ता का स्रोत केवल और केवल जनता होगी। पावर एंड अथॉरिटी शैल बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। ये वाक्य आने वाले संविधान की आत्मा बन गया। इस प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत एक संघीय ढांचे वाला राष्ट्र होगा। प्रांत और रियासतें मिलकर एक संघ बनाएंगी, लेकिन उनकी स्वायत्तता का सम्मान भी होगा। यह संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उस समय भारत सैकड़ों रियासतों और विविध भाषाई सांस्कृतिक क्षेत्रों में बटा हुआ था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने इस विविधता को एकता में पिरोने की दिशा तय की। प्रस्ताव में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। हर व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, ये सब केवल आदर्श नहीं रहेंगे बल्कि राष्ट्र की नीति बनेंगे। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा का वचन भी इसी प्रस्ताव में दिया गया। ये उस भारत की नींव थी जो केवल बहुमत का नहीं बल्कि हर नागरिक का देश होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसमें कहा गया कि भारत विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देगा। यह घोषणा उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध अभी-अभी समाप्त हुआ था और दुनिया नए संतुलन की तलाश में थी। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया कि वो केवल अपने लिए स्वतंत्र नहीं होगा, बल्कि विश्व समुदाय में शांति का सहभागी बनेगा। हालांकि यह प्रस्ताव ऐतिहासिक था, लेकिन इसे तुरंत सर्वसम्मति नहीं मिली। मुस्लिम लीग ने उस समय संविधान सभा का बहिष्कार किया हुआ था। कुछ सदस्यों ने आशंकाएं भी व्यक्त कीं। क्या संघीय ढांचा ठीक रहेगा? क्या राज्यों को पर्याप्त अधिकार मिलेंगे? क्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर्याप्त होगी? बहसें हुईं, तर्क वितर्क हुए, मतभेद सामने आए। लेकिन यही तो लोकतंत्र की सुंदरता थी, विचारों का टकराव, संवाद और समाधान। कई दिनों तक चर्चा चलती रही। हर शब्द को परखा गया, हर वाक्य पर विचार हुआ। यह केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला थी। अंततः 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उस दिन सभा में तालियां गूंजी, लेकिन उससे भी अधिक गूंज रही थी एक नए भारत की आशा। यही प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और उसमें हम भारत के लोग लिखा गया, तो उसकी जड़ें 13 दिसंबर 1946 के इसी प्रस्ताव में थीं। संप्रभुता, लोकतंत्र, गणराज्य की भावना, सबकी शुरुआत यहीं से हुई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने केवल संविधान की दिशा तय नहीं की, बल्कि ये स्पष्ट कर दिया कि भारत का भविष्य जनता स्वयं लिखेगी। यह औपनिवेशिक शासन के अंत की औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि आत्मनिर्णय की उद्घोषणा थी। उस दिन बोले गए शब्द आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। संसद की हर बहस, न्यायालय का हर निर्णय, नागरिक का हर अधिकार, सब कहीं न कहीं उसी प्रस्ताव की गूंज हैं। 13 दिसंबर 1946 को जब नेहरू ने वो प्रस्ताव पढ़ा, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। लेकिन इतिहास ने सिद्ध किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केवल एक दस्तावेज नहीं था। ये भारत के सपनों की उद्घोषणा थी। यह उस विश्वास की घोषणा थी कि ये राष्ट्र अपनी नियति स्वयं तय करेगा। और उसी क्षण से भारत के लोकतंत्र की आत्मा जन्म ले चुकी थी। क्या 29 अगस्त 1947? भारत को आजाद हुए सिर्फ 13 दिन हुए थे। देश विभाजन के गहरे घावों से जूझ रहा था। सीमाओं पर रक्तपात और हिंसा का तांडव था। करोड़ों शरणार्थियों की बेबसी और राजनीतिक अनिश्चितता का साया था। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच दिल्ली में एक ऐसा युगांतकारी निर्णय लिया गया जिसने आधुनिक भारत की नियति तय कर दी। उसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया। इसके सारथी बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके साथ KM मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, N गोपालस्वामी अयंगार, मोहम्मद सादुल्ला, BL मिटर और DP खेतान जैसे मनीषी शामिल थे। कालक्रम में BL मिटर के स्थान पर N माधव राव आए और DP खेतान के निधन के बाद TT कृष्णमाचारी ने कमान संभाली। यह केवल एक कानूनी समिति नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की वास्तुकार टीम थी। अम्बेडकर ने विश्व के प्रमुख संविधानों का गहन मंथन किया। उन्होंने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, अमेरिका के मौलिक अधिकार, आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व, कनाडा के संघीय ढांचे, ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची और जर्मनी के आपातकालीन प्रावधानों का सूक्ष्म विश्लेषण किया। किंतु उन्होंने किसी की अंधी नकल नहीं की, बल्कि भारतीय माटी की तासीर के अनुरूप एक संतुलित और व्यावहारिक ढांचा बुना। उनका अडिग विश्वास था कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी चिरस्थायी होगा जब सामाजिक लोकतंत्र उसकी नींव में होगा। उन्होंने आगाह किया था कि केवल मताधिकार पर्याप्त नहीं है जब तक समाज में बंधुता, समानता और न्याय का संचार न हो। फरवरी 1948 में संविधान का प्रथम प्रारूप प्रकाशित हुआ, जिसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं।
इसे जन परामर्श हेतु खुला रखा गया, जहां देश भर से लगभग 7,600 संशोधन प्रस्तावित हुए और 2,400 पर प्रखर बहस हुई। संविधान सभा ने कुल 11 सत्रों और 165 दिनों की बैठकों में हर शब्द को कसौटी पर परखा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, आरक्षण, केंद्र राज्य संबंध और राजभाषा जैसे जटिल विषयों पर तीखी लेकिन सार्थक चर्चाएं हुईं। विभाजन की विभीषिका के बाद राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि थी, इसलिए एक सशक्त केंद्र वाले संघीय मॉडल को प्राथमिकता दी गई। इस भगीरथ प्रयास में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और लगभग 6.4 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। अंतिम दस्तावेज में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जिसने इसे विश्व का विशालतम लिखित संविधान बना दिया। इसे मशीनों से टाइप नहीं किया गया, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी प्रवाहमयी हस्तलिपि कैलीग्राफी से उकेरा और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे भारतीय संस्कृति की स्वर्णिम झलकियों से सजाया। अंततः 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभाव में आया, वही ऐतिहासिक तिथि जब 1930 में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। उस क्षण भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उदय हुआ। जब अंतिम हस्ताक्षर हुए तो वे महज कागज पर स्याही नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों पर लगी मुहर थी। कलम चल रही थी और लिखा जा रहा था एक महान राष्ट्र का भविष्य। आज जब हम भारत के लोक का उद्घोष करते हैं, तो हमें बोध होना चाहिए कि ये शब्द केवल प्रस्तावना नहीं, बल्कि उस अथक संघर्ष, दूरदर्शिता और सामूहिक चेतना का निचोड़ है जिसने भारत को एक संगठित, न्यायपूर्ण और जीवंत लोकतंत्र बनाया। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए।